हेलो फ्रेंड्स। आईआईटी जी के बारे में अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जी मेन के बाद जी एडवांस का रिज़ल्ट आ चुका है और उसकी काउंसलिंग चल रही है, ऐसा मुझे पता लगा है। तो आईआईटी जी के लिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है, जी काउंसलिंग से संबंधित। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा, फिर हम आगे बात कर पाएंगे। ये काउंसलिंग से संबंधित वीडियो है और बहुत ही एक अच्छा वीडियो बनाने की मेरी कोशिश रहेगी। इसके पहले 2009 में मैंने आईआईटी जी के लिए एक आर्टिकल भी लिखा था, उस आर्टिकल के बारे में भी मैं बात करूँगा। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इस काउंसलिंग से रिलेटेड ये वीडियो बनाया जाए। तो मैं जी एडवांस की एक साइट पे आ गया हूँ। इसमें लिखा है जी 2024 संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 आईआईटी मद्रास, यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा एडवांस का आयोजन किया गया है, इससे पता लग रहा है। दूसरी बात, मैं आपको ये बात बहुत बताना चाहूँगा कि जी के बारे में। जी मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये जी क्यों बोलते हैं इसको, ये भी सोचने वाली बात है। भाई आईआईटी तो ठीक है, आईआईटी की एग्ज़ाम, इसको जी क्यों बोलते हैं? भाई इसको जी इसलिए बोला जाता है कि आईआईटी के अलावा भी इसमें कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे थे उस समय जिनमें इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलता था। इसीलिए इसको जी बोला जाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और अभी भी इसको जी बोला जाता है, यानी कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आईआईटी के अलावा भी और इंस्टीट्यूट में इसका जो स्कोर होता है वो वैलिड है। वहाँ पे इस जी मेन और जी एडवांस के स्कोर के आधार पर एडमिशन दिया जाता है, इसीलिए इसको जी बोला जाता है। आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, अभी आईआईटी रुड़की एक आईआईटी है, लेकिन कुछ समय पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था या इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, 99 2000 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय आईआईटी रुड़की का एग्ज़ाम अलग होता था जिसे री बोला जाता था, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो मैंने दिया था 99 में। री एग्ज़ाम मैंने दिया था 99 में। ठीक है। तो आ, अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आईआईटी जी मेन जी एडवांस एनटीए के द्वारा लिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट का भी एग्ज़ाम लेता है। लेकिन चूंकि ये टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन पेपर आईआईटी के द्वारा ही बनाया जाता है। पेपर किसके द्वारा बनाया जाता है? आईआईटी के ही द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, हर साल जी मेन और जी एडवांस होता है, और जी मेन जी एडवांस के आधार पर, मेन के आधार पर आप ये मान के चलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और एनआईटी में एडमिशन मिलता है। और जी मेन के सिलेक्शन के बाद जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको एडवांस के आधार पर, यानी कि मेन में जो सिलेक्ट होते हैं उनको फिर जी एडवांस के लिए मतलब प्रिपेयर करना जाता है और उनको अटेम्प्ट दिया जाता है जी एडवांस। जी एडवांस में ये मान के चलिए कि जितने लोग मेन में बैठ रहे हैं वो एडवांस जी एडवांस दे रहे हैं आईआईटी के लिए, एक compete कर रहे हैं जो आईआईटी है। और उसमें भी मेन प्रायोरिटी रहता है आईआईटी मिल जाए, जिनको एक प्रायोरिटी रहता है कि हमें आईआईटी चाहिए। कुछ लोगों का प्रायोरिटी ये रहता है कि नहीं, हमें एनआईटी चाहिए, एनआईटी में हमें कंप्यूटर साइंस मिल जाए, या ठीक है। कुछ लोगों का प्रायोरिटी ये भी रहता है कि हाँ, हमें मतलब आईआईटी मिल जाता है तो ठीक है, आईआईटी पर लेकिन हमें टॉप का ही आईआईटी चाहिए, टॉप 5 आईआईटी मिल रहा है तो ठीक है, इनको बाद के जो आईआईटी खुले हैं उनमें हमें नहीं चाहिए, ये भी रहता है। तो भाई सबका अपना अपना रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जी के आधार पर जो एडमिशन मिलता है काउंसलिंग में, वो केवल आपकी रैंक के आधार पर मिलता है। यहाँ पे चॉइस कम फिलिंग नहीं होता है। यानी कि जैसे मैं आईटीआई कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, और बीई कंप्यूटर साइंस हूँ मैं। उस टाइम में 2004 पास आउट हूँ मैं बीई कंप्यूटर साइंस। और हाँ, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जी में IITI कॉलेज में जो एडमिशन मिलता है या जो काउंसलिंग होती है या फॉर्म भरे जाते हैं, वो चॉइस मतलब आपको किस जगह एडमिशन चाहिए वो आपको वो भरा जाता है, फिल किया जाता है, और आपकी 10th की मेरिट के आधार पर आपका किस IITI में एडमिशन होगा उसके आधार पर होता है। लेकिन IIT में एडमिशन जो होता है वो केवल और केवल केवल आपकी रैंक के आधार पर होता है। उस रैंक के आधार पर आपकी क्या चॉइस है, इस बात से IIT में अभी तो फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। IIT का जो भी क्राइटेरिया वो केवल एक ही क्राइटेरिया है कि इसमें एडमिशन होता है केवल और केवल आपकी रैंक के आधार पर। जहाँ एडमिशन रैंक के आधार पर होता है तो वहाँ रैंक तो बहुत मायने रखी जाएगी, राइट। तो अभी भी इसीलिए IIT में रैंक अभी भी मायने रखती है। हाँ, लेकिन यदि हम वहाँ की बात करें, MIT की, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, तो वहाँ अभी भी आपकी बात ये होती है कि वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसमें बहुत सारी बातें हैं, उस बारे में हम कभी बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैं जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, जी मेन और जी एडवांस का पेपर होता है। जी मेन जी एडवांस का पेपर का जो पैटर्न होता है, जिस समय आप पेपर दे रहे होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसा ऑनलाइन सा CVT मोड में होता है आजकल, मुझे कंफर्म हो सकता है, मुझे कंफर्म ना हो, पर हाँ CVT मोड में होता है। ठीक है, थोड़ा मैंने इसके बारे में अभी थोड़ा पढ़ा नहीं, मैं एक दिन पढ़ लूँगा। और अभी हम मेन बात मेरी काउंसलिंग से संबंधित मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि हाँ, तो जी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी का पेपर होता है। हाँ, पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब आप पेपर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसी समय पैटर्न का पता लगता है कि उस पैटर्न किस पैटर्न के आधार पर जी का पेपर हो रहा है। तो यही एक जी का बहुत बड़ा चैलेंज है, आप इस बात को समझिए आप लोग। हाँ, मैं इस बारे में और बात बाद में करूँगा। मेरा तो अभी मोटो केवल इतना है कि हम केवल और केवल एक काउंसलिंग से संबंधित हम वीडियो बनाएं। अब जैसे कि आप ही देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में आप देख रहे हैं, क्लियर देख रहे हैं कि पोस्टेड ऑन 14 जून 2024 कैंडिडेट कैन चेक देयर AAT 2024 रिजल्ट यूजिंग फॉलोइंग लिंक, और टाइम लिखा है IST 14:30, यानी कि 2:30 दिन में ये पोस्ट डाली गई है। ठीक है, IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक बात याद रखें, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका कंप्रेंशन जितना अच्छा होगा, किसी भी कंपटीशन में सेलेक्ट होने के चांसेस आपके उतने ज़्यादा होंगे। तो यदि ये आप लोग सोचते हैं कि इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्लियर बता दूं कि इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका ऑब्जर्वेशन और आपका कंप्रेंशन कितना अच्छा है, उससे हमारे किसी भी कंपटीशन में, जी तो छोड़िए, आप किसी भी कंपटीशन में फ़ाइट करते हैं कि आपकी रट्टू प्रवृत्ति को हटाया जाता है 100%। UPSC में पहले पेपर होता था, लोग रट्टू तोते पहुंच जाते थे वहाँ पे मसूरी में ट्रेनिंग करने। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग चालू कर दी, साथ में UPSC का पूरा पेपर एनालिटिकल कर दिया। अब रट्टू तोते वहाँ काम में नहीं आते। रट लो, चाहे जितना रट लो, हिस्ट्री पूरी तुम्हें याद हो जाए 1 to 1। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो उसी समय पता पड़ता है, उनके आंसर उसी समय देने पड़ते हैं, बिल्कुल करंट बेस्ड क्वेश्चन कर देते हैं। कुछ नहीं, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन रख दिया कि हड़प्पा संस्कृति की आज के परिप्रेक्ष्य में जो संस्कृति विकसित हुई, आज के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए, बस ये क्वेश्चन रख दिया। अब तुम हड़प्पा संस्कृति चाहे इतनी पढ़ लो, आज के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करनी है, आज की बात करेंगे तो कतई भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आप दे ही नहीं सकते इसका आंसर। समझ रहे हो बात को? तो मैं UPSC की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं केवल इतनी बात कर रहा हूँ। मेरा मोटो ये है कि इस वीडियो को मैं केवल और केवल जी के पर्पज़ से बनाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं बातें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जी में क्वेश्चन आते हैं कि मैन का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, लेकिन वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड हो सकता है, वो जी वाले जानते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऑप्टिक्स से रिलेटेड कर देंगे, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए।
अब आप ऑप्टिक्स पढ़ी होगी या केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपके ऑप्टिक्स पे कमांड है, केमिस्ट्री पे कमांड है, आपकी थर्मोडाइनमिक्स पे कमांड है, ठीक है, ऑप्टिक्स पे कमांड है। ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आएगा, ऑप्टिक्स में हीट कर देंगे उसको, लेंस को। बस अब आपको ऑप्टिक्स भी चाहिए, हीट भी चाहिए, बस हीट कर देंगे उसको। थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऑब्जर्वेशन लगाओगे, कंप्रेंशन लगाओगे, तब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कोशिश भी कर पाओगे। तो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट अप्रोच भी एक जी की डिमांड होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स लगती है, मैथमेटिक टूल के रूप में यूज होता है वहाँ पे। कहाँ पे? फिजिक्स में। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एप्लीकेबल जो माइंड है, आपका एनालिटिकल माइंड है, वहाँ वो काम में आएगा। वहाँ आपको जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देंगे तब आपको वहाँ पे बात समझ में आएगी कि हाँ, ये केवल एक जरिया है उन व्यक्तियों को छांटने का जो रट्टू तोते नहीं हैं, जो कि यदि हम जीतू भैया के बारे में बात करें, कोटा फैक्ट्री के बारे में करें, जो रट्टू तोते नहीं हैं, जो कि रेंचो हैं। बोले आईआईटी में चतुर नहीं जाते, रेंचो ही जाते। हालांकि काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो, हाँ यहाँ पे भी मैं आपको लोगों को बता दूं कि इसके बाद आगे लिखा है जोसा 2024 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। यहाँ पे क्या है कि चॉइस फिलिंग भी है और रजिस्ट्रेशन भी है। इसका मतलब यहाँ पे अब है ना, चॉइस फिलिंग भी चालू हो गई है। हाँ, पर चॉइस फिलिंग केवल इतनी है कि आपको किस आईटीआई में आईआईटी में एडमिशन लेना है। मेरे विचार से, अभी मैंने देखा नहीं है इसको, मैं क्लिक करके देखता हूँ आगे क्या होता है। हम्म, 27 तारीख को जोशा का ये इन्होंने शेड्यूल अपडेट किया है। इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड कर सकते हैं इसको हम। डाउनलोड करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था, ठीक है, जो भी है, जहाँ तक अभी मैंने एक बार मैंने एक इस बारे में कहीं वीडियो देखा था या कहीं इन्फॉर्मेशन देखी थी कि आईआईटी में जो पैटर्न है काउंसलिंग का वो केवल रैंक के आधार पर है। इस आधार पर नहीं है कि आपको यदि आपको मद्रास आईआईटी मद्रास में आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और हो सकता है आपको मुंबई में वही केमिकल मिल रही हो और आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर, हालांकि ऐसा होगा नहीं। एक एक हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभी भी आईआईटी में जो एडमिशन होता है वो रैंक के आधार पर ही होता है और रैंक के आधार पर ही आपको मतलब ब्रांच अलॉट होती है, स्ट्रीम अलॉट होती है, ठीक है। दूसरी बात, अभी कई उदाहरण ऐसे भी आईआईटी जी के आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ लोगों ने आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया और उन्होंने एमआईटी में एडमिशन लिया, या कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया, हो सकता है उन्हें इंटीग्रेटेड एमएससी में एडमिशन ले लिया हो, इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएससी में भी अलग से, या कुछ लोगों ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, बाद में एमएससी में उन्होंने रिसर्च किया। तो भाई सबका अपना अपना क्या होता है, एक इंटरेस्ट होता है ना। आईआईटी, हाँ आईआईटी में आपका एप्लीकेबल माइंड होता है, एनालिटिकल माइंड होता है, वो वहाँ पे सेट होता है। अब क्या होता है कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज की यदि हम बात करें, यदि एक समय पीईटी एग्ज़ाम होता है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो स्टेट इंजीनियरिंग टेस्ट होता था। अब स्टेट इंजीनियरिंग टेस्ट में भी क्वेश्चन आते थे। अब आप कहोगे 2 घंटे में 100 सवाल फिजिक्स के बनाने होते थे, 2 घंटे में 100 सवाल केमिस्ट्री के बनाने होते थे और 2 घंटे में 100 सवाल आपको मैथ के बनाने होते थे, ठीक है। अब ये 2 घंटे में 100 सवाल मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बनाना है, विथ नेगेटिव मार्किंग भी है, और पेपर सरल है कठिन है ये समय उससे में ही पता पड़ेगा आपको। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, यदि आप अच्छे से उसमें प्रिपेयर मतलब अटेम्प्ट कर ज़्यादा करते हैं तो आपको भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात, पेपर सरल है कि कठिन है ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, समझ रहे हो।
ऐसे ही जी का भी बारे में भी यही होता था कि दो प्रकार से पैटर्न होता था। एक समय की जी के में पहले पेपर आता था, 3 पेपर होते थे, फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग, केमिस्ट्री का अलग, जी का, जी आईआईटी जी बोलते थे उस समय। ठीक है, तो जी के पेपर आते थे, और जी का पेपर जब आता था, जी का पेपर जब आता था तो उसमें पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहते थे और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये होता था कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन रहते थे जिसमें एक सिंगल करेक्ट आंसर, सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर, और दूसरा होता था मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर में एक ही क्वेश्चन सही रहता था, एक ही आंसर, मतलब एक ही ऑप्शन सही रहता था, लेकिन मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते। कहने का मतलब है एक तो है, एक तो आपको है, लेकिन एक से ज़्यादा ही हैं उसमें। अब मल्टीपल चॉइस में एक भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि भाई एक ही आंसर सही नहीं हो सकता, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हो? कोई भी आपने माना कि आपने कोई भी टॉपिक है, आपकी मास्टरी है उस टॉपिक, लेकिन यदि मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर है तो उसमें चाहे कितने से बड़ा धुरंधर आदमी भी है वो गच्चा खा सकता है, क्योंकि आपको ये नहीं बताया है कि उसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हैं, ये तो बता दिया, लेकिन एक से ज़्यादा कितने हैं ये नहीं बताया। हो सकता है उसी मल्टीपल चॉइस में एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर में एक ही आंसर हो, ये भी हो सकता है। तो पेपर है ना, पेपर पैटर्न के आधार पे सरल कठिन होता है, ना कि क्वेश्चन के आधार पर। मैं आपको क्लियर बता दूं आप लोगों को, जो भी ये लोग मेरा वीडियो देखेंगे उन लोगों को मैं क्लियर बता दूं कि आईआईटी जी का पेपर ऑप्शन के आधार पे सरल कठिन होता है, पैटर्न के आधार पे सरल कठिन होता है, कभी भी क्वेश्चन के आधार पे सरल कठिन नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता, हाँ क्वेश्चन के आधार पर होता है, कैसे होता है वो एक बहुत अलग लेवल की बात है। लेकिन यदि हम एक जनरल बात करें तो आईआईटी जी का पैटर्न और उसका ऑप्शनल लेवल, क्वेश्चन लेवल से पेपर कठिन सरल होता है, मेरा विचार। अब यदि हम बात करें, अच्छा दूसरी बात क्या है कि हाँ, जी का सपना सबका है, जी का सपना सबका है कि हमें आईआईटी जी करना है, आईआईटी करना है। ठीक है, आईआईटी करना है, बिल्कुल करना है। अब हम ये नहीं कहते, बिल्कुल सही बात है, आईआईटी में सीट लिमिटेड है, उन सीटों के बाद किसी का एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में होता है तो वो व्यक्ति बेवकूफ़ हो गया, गधा हो गया, नहीं। हाँ भाई ये कह सकते हैं कि हाँ उसका आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन वो लाइफ में फेलुअर हो गया ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लियर आपको बता दूँ, पंकज सिजरिया जी का जो मैंने वीडियो देखा उसमें यही बात उन्होंने कही है कि ये कोई वो नहीं है कि आप आईआईटी में पहुंच गए और सक्सेस हो गए। हाँ आईआईटी एक सक्सेस का जरिया हो सकता है, आईआईटी ये हो सकता है कि कठिन है, टफ है, तो टफ से आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, लव टाइप से आपको टफ है लाइफ से कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आप यदि कहेंगे कि आईआईटी के लिए आपका जो सपना है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सपना देखिए, एम लक्ष्य बनाइए, लेकिन यदि उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो ऑप्शन भी रखिए आपके साथ में। ऑप्शन रखना इसलिए ज़रूरी होता है, देखिए दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं आपको, आप लोगों को समझाने का तरीका, कि मैंने 2004 में बीई पास आउट किया कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस से बीई पास आउट करने के बाद मेरे पास पूरा ऑप्शन था, आराम से, कोई जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर साइंस उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, आज की बात नहीं कर रहा मैं, 2004 पास आउट बीई कंप्यूटर साइंस, उस समय बहुत बड़ी बात होती है कंप्यूटर साइंस मिलना। कंप्यूटर साइंस मिलना मतलब लगभग लगभग ये मान के चले कि पीईटी में सिलेक्शन लेना ही पड़ता था यदि कंप्यूटर साइंस लेनी है, प्राइवेट में भी, कॉलेज में भी, राइट। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ उदाहरण, कि जब मेरा कैंपस ऑन कैंपस मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा शॉर्ट लिस्टेड हो गया और मेरा सत्यम का कैंपस हुआ, टीसी सत्यम का कैंपस हुआ भोपाल में। पूरे एमपी से उन्होंने कैंडिडेट को बुलाया था भोपाल में, और भोपाल में सभी जगह से लोग आए थे। ठीक है, सभी जगह से लोग आए थे। अब जब भोपाल में सभी जगह से लोग आए, उसके बाद उनका पैटर्न रहा, पैटर्न था पहला रिटर्न टेस्ट सत्यम का,
हाँ, उसके बाद था उनका जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन, देन इंटरव्यू। ठीक है। उस रिटर्न टेस्ट में मेरे बैचमेट, काफ़ी लोग बैचमेट बैठे थे, और सब जगह से बैच, मतलब हाँ, यदि हम ग्वालियर की बात करें तो एमपी सिटी से भी स्टूडेंट आए थे। आईटीएम में था, मैं आईटीएम से आए थे। एमआईटीएस का तो मुझे नहीं कंफर्म नहीं है। हाँ, बाकी जितने भी कॉलेजेस थे उस समय ग्वालियर से सभी स्टूडेंट पहुँचे थे, काफ़ी स्टूडेंट पहुँचे। उस दिन पहले मेरा सी डैक का पेपर था, तो मुझे तो एग्जाम इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई। घर पे इन्फॉर्मेशन आई, फिर मुझे पता लगा। मेरा सी डैक का पेपर भी था। उसके बाद फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह निकल गए थे। फिर बाद में पता चला कि हाँ, कुछ लोगों को सी डैक का पेपर है, तो वो लोग रात में निकलेंगे। फिर नाइट में कैसे भी करके हम जनरल से करके हम भोपाल पहुँचे। सुबह भोपाल पहुँचे, रात को 1:30-2 बजे पहुँचे होंगे। उसके बाद स्टेशन पे रुके रहे वहाँ पे। उसके बाद सुबह फ्रेश वगैरह होके हम लोग फिर पहुँच गए, भोपाल पहुँच गए थे। और भोपाल में सबसे पहले रिटर्न टेस्ट हुआ। रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिटर्न टेस्ट के बाद जीडी हुआ। हाँ, अब मैं आपको बता दूँ, मेरा रिटर्न टेस्ट नहीं क्लियर हुआ सत्यम का। उसके बाद हाँ, और एक एक और हमारे साथ के थे, हाँ, हमारे हमारे फ्रेंड थे, बैचमेट थे, उनका भी रिटर्न नहीं हुआ। और कुछ लोगों का रिटर्न हो गया। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों का नहीं हुआ, रिटर्न नहीं हुआ। कुछ लोग तो गए ही नहीं। कुछ ऐसे भी थे जो वहाँ पहुँचे भी नहीं। ठीक है। अब हाँ, जिनका रिटर्न हो गया और जिनका नहीं हुआ वो मायूस थे कि हमारा रिटर्न नहीं निकला। और अब यदि मैं बात करूँ, जिनका रिटर्न नहीं निकला, बाद में वो याहू में साइंटिस्ट बन गए। जिनका रिटर्न सत्यम का नहीं निकला वो याहू में बाद में साइंटिस्ट बन गए। बाद में उन्होंने पिलानी से एमटेक वगैरह किया, और अभी बढ़िया यूएसए में सेटल्ड है। पिलानी से एमटेक करना आसान नहीं होता, बिट्स प्लान। ठीक है। अब इसके बाद वहाँ के जो एलुमिनी है, आप एलुमिनी को देखिए, बिट्स पिलानी को। बहुत बड़ी बात होती है बिट्स पिलानी के एलुमिनी बनना। ठीक है। अब अब उसके बाद जीडी हुआ। चूंकि मेरा रिटर्न नहीं निकला था तो जीडी में मैं नहीं बैठ पाया। ठीक है। जीडी हुआ। एक जीडी का टॉपिक था कि इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। उस बात पे हमारे बैचमेट हैं जो अभी आजकल एसोसिएट प्रोफेसर है ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में। एसोसिएट प्रोफेसर इन ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर, बहुत बड़ी बात। ठीक है। उनका, हाँ, उनने जीडी दिया। तो उनका कहना था कि इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है, चाइना जापान जैसी कंट्री आगे बढ़ रही हैं, वहाँ तो इंग्लिश चलती ही नहीं है। तो इस तरह से हाँ। अब जीडी के बाद, हाँ, जीडी के बाद रिजल्ट निकला। जीडी के बाद रिजल्ट जो निकला वो रात को, शाम को 6, 6:30 बज गए थे। और उस समय जून का टाइम था, जून का टाइम होगा। हाँ। और शायद 6:30 पे भी, मतलब लगभग अंधेरा सा तो हो ही जाता है 6:30-7 बजे तक, यदि जून का भी टाइम हो तो। ठीक है। तो उसके बाद हाँ, रिजल्ट निकला जीडी का। जीडी का रिजल्ट के पहले उन्होंने जो बात कही वो मुझे अभी तक याद है, और वो बहुत ज़रूरी बात है। उन्होंने एक बात कही कि ये जीडी का रिजल्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके पहले हम एक बात कह रहे हैं कि ये जो हमारी कंपनी है इसका एक स्ट्रक्चर है। भाई, इसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है ये नहीं माने कि जिनका नहीं हुआ है तो वो कुछ काम के नहीं है। भाई, हमारा एक स्ट्रक्चर है। हम ना किसी को सिलेक्ट करते हैं, ना हम किसी को रिजेक्ट करते हैं। हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे फिट जो जो स्ट्रक्चर में फिट आ जाते हैं ना, उनको हम ले लेते हैं, उनको हम एब्जॉर्व कर लेते हैं। बात समझ में आई? बात इतनी सी है कि वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं वो फेलुअर हो गए। वही बात प्रूफ हो गई ना कि जो व्यक्ति का रिटर्न नहीं निकला, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ अपने ज़िले का, और इसके अलावा पहले मैं गुना में आईटीआई प्रिंसिपल रह चुका हूँ, पूरे ज़िले का नोडल प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ मैं। तो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब मेरा इतना है कि आप लोग इस बात को समझें कि हर व्यक्ति, जैसे उन्होंने एक बात कही कि हम ना किसी को सिलेक्ट करते रिजेक्ट करते, हमारे स्ट्रक्चर में जो फिट आ जाता है ना उसको हम ले लेते। ठीक है। तो ऐसे ही जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट उसी जगह के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। इवन मैं जब पीटी की तैयारी कर रहा था, जब 1999-2000 की बात है, जब मैं पीटी की तैयारी कर रहा था तो उस समय पीटी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। आईआईटी तो थी,
दो एग्जाम होती थी, आईआईटी जी और पीईटी, स्टेट पीईटी एमपी की। और एमपी पीईटी में ऐसा भी नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ आकाश बंसल जी का, जो पीईटी 2000 में और 2001 दोनों में कंटिन्यूस फर्स्ट रैंक लेके आए पूरे एमपी में, एमपी पीईटी में। लेकिन इसके पहले जब उन्होंने 12th के साथ एमपी पीईटी दी थी, हाँ उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कोई रैंक अच्छी नहीं आती, 4-5 हज़ार से रैंक से उनका सिलेक्शन हो गया। 2,500-3,000 भी होगी तो कोई अच्छी नहीं है 2,500-3,000, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि यदि यदि आप उस समय, हमारे एक राहुल श्रीवास्तव सर थे, उन्होंने एक बात और कही थी, हमारे, हम उनको गुरु मानते हैं अपना, वो फिजिक्स के टीचर रह चुके हैं हमारे, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भैया ऐसा है कि पीईटी पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हो तो ये मत समझ लेना कि लाइफ ख़त्म हो गई। कोई लाइफ किसी की ख़त्म नहीं होती भाई, लिमिटेड सीट है अभी भी। उस समय पीईटी में 7,000 सीटें हुआ करती थी पूरे एमपी में, ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था एक लास्ट में कि सब सिलेक्ट नहीं होंगे, इनमें से कुछ ही सिलेक्ट होंगे। ये बात उन्होंने पहले ही बता दी थी, एग्ज़ाम देने के पहले ही। और बाय चांस पेपर हुआ 25 अप्रैल 2000 को, और उसी दिन पेपर इतना टफ आ गया, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों के पेपर टफ। अब वो तीनों के पेपर टफ, यदि पीईटी का पेपर, टाइम पीईटी का और आईआईटी जी के क्वेश्चन यदि दे दिए जाएँ तो आईआईटी जी से भी पेपर टफ हो गया था उस समय पे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डियर एस्पायरेंट्स, आपको बात समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो पीईटी का पेपर आईआईटी से भी टफ हो गया भाई। क्वेश्चन है, टाइम दिया है आईआईटी का, नहीं टाइम दिया है पीईटी का, और क्वेश्चन रख दिया आईआईटी के उनने। उस समय 10 से 15 क्वेश्चन आईआईटी के उसमें घुसेड़ दिए थे, मतलब आईआईटी में आ गए थे, आईआईटी के क्वेश्चन पीईटी में डाल दिए थे। अब पीईटी का टाइम, आईआईटी के क्वेश्चन, आईआईटी से भी टफ पेपर हो गया। उस समय जिसने पूरे एमपी पीईटी में टॉप किया था, पूरे एमपी में क्या, ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि एमपी पीईटी ऐसा नहीं है कि एमपी के लोग देते हैं, आसपास के जो हिंदी भाषी प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, यूके है, उस समय वो भी देते थे। यस, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ थे बैचमेट आईटीएम ग्वालियर में। तो उस समय यदि आईटीएम ग्वालियर में फ्रेंड थे मेरे, तो उस समय देते ऑल इंडिया रैंक थी। लेकिन मैथ का पेपर इतना टफ था, जिसने पूरे इंडिया में टॉप किया था, हम तो इंडिया में ही टॉप करना बोलेंगे क्योंकि 5-6 स्टेट तो बगल के रहते ही हैं लगभग, ठीक है। तो हाँ, आधे इंडिया में या 1/4 इंडिया में भी टॉप जिसने किया था, उसके मैथ में मात्र और मात्र 180 नंबर थे 300 में से। 300 में से 180 नंबर, 60% पे, मात्र 60% नंबर पर। हाँ, सोचो कितना पेपर टफ होगा। जो एमपी पीईटी में फर्स्ट आ रहा है उसके मात्र 180 नंबर थे। एक सौ अस्सी नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 220 से 240 भी हो सकते हैं, मुझे हो सकता कंफर्म ना हो। हाँ, पेपर टफ था ऐसा पता लगा था मुझे, मुझे कुछ वो तो नहीं है, हाँ पेपर टफ था, फिजिक्स का भी पेपर टफ था और मैथ का और केमिस्ट्री का भी था। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करें, आप जोसा तक पहुँचें, ये बहुत बड़ी बात है। आप जोसा तक यदि पहुँच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आईआईटी का पेपर, हाँ स्टैंडर्ड का पेपर होता है। आईआईटी का पेपर क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग लगा देते हैं साइंस में, एनालिटिकल रीजनिंग लगा देते हैं साइंस के अंदर। जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग आप लोगों ने सुना होगा, अब आप लोग 12th में हैं यार, आप लोग रीजनिंग शायद सुना हो, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा कि हाँ रीजनिंग कुछ होता है, ठीक है। तो रीजनिंग लगा देते हैं, बहुत सारा पैटर्न मैचिंग क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आंसर है ना पॉइंट में रहता है और उसके में टिक करना होता है, या उसका आंसर 4 ऑप्शन दिए ही नहीं जाते, आप आंसर निकालिए और उसमें उसमें फिल कीजिए। तो भाई आंसर तो जिसका निकलेगा, भाई 4 ऑप्शन में तो आप कुछ कोशिश भी कर सकते हो, जहाँ सीधे आंसर लिखना है वहाँ तो आप कुछ कोशिश ही नहीं कर सकते,
आपका जब तक आंसर क्लियर नहीं आएगा तब तक आप लिख ही नहीं पाओगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं, उन्होंने है ना केवल आंसर की फिल इन द ब्लैंक्स में एक आंसर लिखना है, और उसमें क्या किया है कि हाँ उसमें भी 4 ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं कि एक चीज़ वहाँ पे हमने ऑटो कुल मिला के पहले से मतलब हमने टाइप कर दी, और बाकी चीज़ हमने है ना उसमें ऑप्शन में डाल दी, बस। तो वहाँ पे भी आप लोगों के हाथ बन जाएंगे। तो हाँ, अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझें, क्लियर मैं बता रहा हूँ, आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं होता है लाइफ खत्म है आप लोग, या आप आईआईटी में एडमिशन के लायक नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ आईआईटी करना है, और हाँ आईआईटी चैलेंज है, और जो होशियार लड़के हैं, जो आप रट्टू तोते नहीं हैं, आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप चीज़ों को देखना चाहते हैं। और मैं आपको एक बता दूं, लोगों को ये लगता था उस समय, मुझे भी लगता कि पीईटी कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता था पीईटी के बारे में कि पीईटी से एनआईटी भी मिलते थे उस समय। यदि टॉप 200 टॉप 500 में है तो आपको एनआईटी मिल जाता था। मुझे भी एमएससीटी में आर्किटेक्चर ब्रांच मिल रही थी एमएससीटी में, और एनआईटी सिलचर में मुझे ब्रांच मिल रही थी, लेकिन एनआईटी सिलचर में मुझे मना किया गया कि वहाँ क्यों जाओगे, वहाँ पे तो आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। उस समय आतंकवाद बहुत फैला हुआ था इंडिया में, और वहाँ पे एक क्षेत्रवाद की प्रॉब्लम और रहती है, कहीं पे अंगारा लैंड वोडोलैंड वगैरह जो वहाँ प्रॉब्लम रहती है सिलचर में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग अपनी क्षमताओं को समझें, क्षमताओं को समझ के आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। उसके बाद भी आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। उसके बाद भी आपका आईआईटी में कम सीटें हैं, लिमिटेड सीटें हैं, तभी तो आईआईटी, नहीं तो भैया 4,000 7,000 लोग बैठ रहे हैं, सीटें होंगी 8,000, फिर क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या भाई? 7,000 सीटें, 20,000 सीटों के लिए 2.5 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं, 2.5 लाख में से कम 1 लाख लोग तो सीरियस हैं, और बेस्ट सीरियस 50,000 तो हैं, कह सकते हैं ना भाई। इतना बड़ा आपका फिजिक्स का सिलेबस है, आपका मैथ का सिलेबस है, आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप पूरे सिलेबस पे कमांड बना नहीं सकते, आईआईटी के हिसाब से तो नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपको पसंद आते हैं उन टॉपिक पे आप कमांड बना लीजिए, और कमांड ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है हम बना लेंगे भाई। वहाँ पे जब आप एग्जाम दोगे तो आपकी टाइम की बाउंडेशन भी होगी आपके साथ। क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाया था, मेरा मोटो था हम काउंसलिंग की बात करें, हालांकि वो काउंसलिंग की बात इसलिए भी शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि वहाँ पे रैंक के आधार पर ही शायद एडमिशन होता है, और मैं कंफर्म कर लूँगा कि आप लोगों को इस बारे में अच्छे से बात कर सकूँ। मैं ज़रूर अभी कुछ दिन पहले मैंने ज़रूर आईआईटी की वेबसाइट मैंने खंगाली थी, और वहाँ पे इस बारे में बात मैंने सोची थी कि करी जाएगी बात। और एक बात और मैं बता दूं, आप लोगों को ये ज़रूर लग रहा होगा कि सर बिल्कुल हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं, तो भाई मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदी मीडियम में बात करना, मैं इंग्लिश मीडियम में भी बात कर सकता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी मेरा पूरा इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में ही होता है, और सबको पता है इंजीनियर लोग इंग्लिश मीडियम में भी बात कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो पर इतना है कि हाँ, अभी मैंने ये पूरा वीडियो हिंदी मीडियम में ही बनाया, इसका ट्रांसलेशन वर्जन यदि मैं कोशिश करूँगा तो मैं इसका ट्रांसलेशन वर्जन करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो इंग्लिश मीडियम में वीडियो बना दूँगा। हाँ लेकिन जो लोग भी हिंदी भाषी प्रदेश से हैं और कम से कम हिंदी में इनके कम से कम 60% एवरेज नंबर आए हैं, तो उन्हें मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला, मैं क्लियर बता दूँ। हाँ और इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी लगेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का भी यदि आप जनरल हिंदी तो पढ़नी पड़ती है, तो इतनी हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए। और फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो इंग्लिश मीडियम को, इस वीडियो को ट्रांसलेट कर ले, बहुत आसान है। आज की डेट में कौन सी बड़ी बात, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे ये लग रहा था कि वीडियो मैं बना सकूं कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, पर मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी आईआईटी में इसी टाइप से
जो आपकी रैंक होती है उसी के आधार पर एडमिशन मिलता है, ना कि आपकी चॉइस के आधार पर। मुझे ऐसा लग रहा है, अब हो सकता है मैं गलत हूँ। अ, आगे फिर और बात करेंगे, बहुत बातें जी के बारे में बात कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस में शेयर कर सकता हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को विश्वास हो ना हो, मैं क्लियर आपको बता दूँ, कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि ये कौन व्यक्ति है जो आज यहाँ पे जी के बारे में बात कर रहा है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने 12th के साल जी दिया था, उस समय जी हुआ था IIT जी। और 12th के साथ जी देने पर मेरे 30% नंबर विदाउट कोचिंग, विदाउट कुछ किए हुए मैंने स्कोर कर लिया। ना कोई कोचिंग, ना कोई ना कोई गाइडेंस, कुछ नहीं, केवल और केवल पीईटी की तैयारी के आधार पर। ठीक है। और हाँ, रुड़की में भी मेरा लगभग 25% मेरा स्कोर आ गया था उस समय, केवल 12th की तैयारी के आधार पर। ठीक है। यदि मुझे अच्छे से वो मिलता, गाइडेंस मिलता, नोट्स भी मिल जाते, कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाता, तो सोचो मेरा कितना स्कोर हो सकता था और कहाँ तक मैं पहुँच सकता था। हाई स्कूल में मेरा 82% है, विथ आल सब्जेक्ट डिस्टिंक्शन 97। हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऑफ खरगोन डिस्ट्रिक्ट। तो इतना मुझे बताना ज़रूरी लगा कि मैं बता दूं आप लोगों को। इसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे 12वां साल गवर्नमेंट जॉब में चल रहा है, IITI कॉलेज में। IIT बोल रहा हूँ, IIT और IITI में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। तो IITI कॉलेज में भी 12वां साल गवर्नमेंट जॉब में चल रहा है, और इस समय मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और एक बात और आपको बता दूँ, मेरा रिक्रूटमेंट में 85% मैंने स्कोर किया था। मेरा पोस्टिंग गुना हुआ था IITI गुना में। ठीक है, गुना डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट IITI है, मॉडल IITI है, वहाँ पे मैं पोस्टिंग हुआ था। जनवरी 13 से मैं 2 अक्टूबर 22 तक वहाँ पे रहा हूँ। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद मैं दतिया में पोस्टेड हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share, subscribe, like, comment, and obviously, and this is my first video about to IIT-G, and only IIT-G के बारे में मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं सोच रहा था इसके बारे में वीडियो और भी बनाऊं, मैंने जो आर्टिकल लिखा था उसके बारे में भी आप लोगों से बात की जाए, लेकिन मुझे ये लगा कि काउंसलिंग के संबंध में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि काउंसलिंग में शायद अभी भी केवल मेरिट रैंक से ही काउंसलिंग होती है, तो उसमें फिर हमारे हाथ बंद भी जाते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ, लेकिन यदि फिर भी मेरा विचार ये है, यदि आपका इंटरेस्ट है जी में, और जी में आपको एडमिशन मिल रहा है, और उसका आपके पास आपकी रैंक आ रही है 5,000, और आपका इंटरेस्ट है, आपकी रैंक 5,000 आ रही है, आपको कहीं पे मद्रास में कंप्यूटर साइंस, यदि कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, और आप छोड़ के आपको केमिकल में इंटरेस्ट है, आप मुंबई में केमिकल लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज भी एप्टीट्यूड का बहुत फ़र्क पड़ता है, एप्टीट्यूड का इंटरेस्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है। हालांकि क्यों, क्या होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो बेंच मार्क होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के बाद जो कुछ करना है वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज को करना है, या उससे जुड़ी यूनिवर्सिटी को करना है। वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का बात ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो आप पहली रैंक से या 10 रैंक से 20 रैंक से एडमिशन जिस IIT में लेते हैं, उस IIT में आपके जो लास्ट बंदा होगा जिसने उसी ब्रांच में एडमिशन लिया है, तो वो लोग बराबर हो जाते हैं। बस इन 4 साल के अंदर बहुत कुछ सीखना है। इन 4 साल के अंदर, जब आप 4 साल जो IIT में पढ़ोगे, जो भी सिलेक्ट हुए हैं, वो इन 4 साल के अंदर आप लोगों को अपनी लाइफ को बहुत कुछ फंडे क्लियर होंगे। उन 4 सालों के अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ, इन 4 सालों के अंदर हमें क्या, बहुत सारी बातें हैं जी के बाद। वहाँ IIT पहुँचने के बाद कैंपस सिलेक्शन होना नॉर्मल बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैंपस सिलेक्ट होके आप कंपनी में पहुँच गए, बहुत छोटी सी बात है। वहाँ तो इतने सारे ऑप्शन है, ऑप्शन की भरमार है वहाँ तो। बस अब आपको देखना है हमारा फोकस क्या बनाना है। भाई जैसे आज की डेट में कैरियर की भरमार है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं।
एक समय था कैरियर की एक दो ऑप्शन होते थे, इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरी कर लो, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं था। लेकिन आज कैरियर के इतने ऑप्शन हैं। ऐसे ही जी में पहुंचने के बाद, आईआईटी में पहुंचने के बाद आपके पास ढेरों ऑप्शन हैं, ढेरों, और भी आ रहे हैं धीरे धीरे। अब आप लोगों को सोचना है कि हमें करना क्या है। एक हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर के आर चौबे, उनका कहना ये था कि कुछ उस समय ऐसे बंदे होते थे बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड, जो पीटी भी देते थे और पीएमटी भी देते थे। उस समय स्टेट पीईटी को पीएमटी बोला जाता था, एमपी पीएमटी और एमपी पीटी। और वो पीटी भी दे रहे, उन्होंने डबल सब्जेक्ट ले लिया तो पीटी भी दे रहे, पीएमटी भी दे रहे, और पता चला फिर वो पीएमटी में मेडिकल में चले गए। तो हमारे वो गुरुजी का ये कहना था कि वो उनसे भी गधे हैं जिनका सिलेक्शन ही नहीं होता एमपी पीटी में। उनको पता ही नहीं है हमें करना क्या है। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको पता ही नहीं है। आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, देन पीएचडी कर लेते हैं, देन डॉक्टर बन जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप पीटी भी दे रहे हैं, पीएमटी भी दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका। और यदि आप जो ऊर्जा पीटी भी देने में, पीटीएमटी देने में लगा रहे हैं, तो आप एक ही जगह ये ऊर्जा लगाइए ना भाई। आप ऊर्जा को क्यों, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी इस तरह से कि आप भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा को देखो, आज की डेट में आपको खेल कूद भी ज़रूरी है, आपको अपना हॉबी करना भी ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आज के कॉम्पिटिशन के युग में यदि आप एक काम को करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, मेरा ये विचार है। उस पर भी मैं बहुत अच्छी बात करूँगा। और इतनी सी देर में ये 41 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। ठीक है। और बाकी फिर आप लोग जिसको ज़रूर पसंद करेंगे, ये मेरा विचार है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लिंक करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच डियर एस्पायरेंट, थैंक यू।